ओके, रॉक एंड रोल। गुड आईएमसी साथियों, मैं डॉक्टर अख्तर खानवाला आप सभी का आज के हमारे लाइव वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मेरी सक्सेस जर्नी स्टार्ट करने के पहले मैं चाहूँगा कि आप सबके साथ में थोड़ी मौज मस्ती कर ली जाए। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा नाच गाना कर लिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मेरे साथ में झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे आईएमसी स्टाइल में, राइट? सो म्यूज़िक लगाता हूँ। मस्ती मना आईएमसी में आके, झूम झूम के खा मस्ती मना आईएमसी में आके। यस, मेरी आईएमसी, झूम झूम के खा मस्ती मना आईएमसी में आके, झूम झूम के खा मस्ती मना आईएमसी में आके। कदम से कदम मिलाना है, दम पूरा ही लगाना है। कदम से कदम मिलाना है, दम पूरा ही लगाना है। दुनिया को हम दिखाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। दुनिया को हम दिखाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। झूम के खा मस्ती मना आईएमसी, झूम झूम के खा मस्ती मना आईएमसी में आके। दिल में एक तूफान है, भारत हमारी जान है। दिल में एक तूफान है, भारत हमारी जान है। मिलकर हम अपनाएंगे, गीत खुशी के गाएंगे। मिलकर हम अपनाएंगे, गीत खुशी के गाएंगे। झूम झूम के खा मस्ती मना आईएमसी में आके झूम झूम के खा मस्ती मना आईएमसी में आके। नाचो ओ नाचो ओ नाचो। को हमने पाना है, लक्ष्य पर जो नाच रहा है मेरे साथ में, मंजिल को हमने पाना है। और दर्द मिटाएंगे, रोगों को हम भगाएंगे। और दर्द मिटाएंगे, रोगों को हम भगाएंगे। झूम के खा मस्ती मना आईएमसी में आके। झूम झूम के खा मस्ती मना आईएमसी में आके। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। सभी का मैं तहे दिल से आज के इस वीडियो में फेसबुक लाइव में स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं उस प्रभु का, अल्लाह का, ईश्वर का, मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज इतनी बड़ी महामारी के बीच भी मैं, मेरा परिवार और मेरे पूरे आईएमसी परिवार सभी लोग सुरक्षित है और स्वस्थ है। तो उस परवरदिगार का शुक्रिया मैं अपने अम्मी अब्बा का देना चाहता हूँ, जिनके
वजह से मैं आज इस दुनिया में हूँ। शुक्रिया मैं आईएमसी मैनेजमेंट को देना चाहता हूँ, श्री अशोक भाटिया जी एंड कि जिन्होंने इतना खूबसूरत बिज़नेस को जन्म दिया और हमें आज ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया जिसकी कल्पना, जिसकी अपेक्षा हम कर नहीं सकते थे। मैं अपनी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मेरे दोनों अपलाइंस डॉक्टर आनंद बाजपेयी जी और प्रेम कुमार जी को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ, जिनके सानिध्य में मैं आज इस बिज़नेस में कामयाब हो पाया हूँ। उन्होंने मुझे एक गुरु जैसे मुझे संभाला। वो दोनों मेरे लिए कृष्ण जैसे हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरे परिवार को, मेरी पूरी फैमिली को, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनके सपोर्ट की वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। तो साथियों, मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को मेरी धर्मपत्नी, मेरी बेटर हाफ से मिलाना चाहूँगा, जो मेरे साथ इस बिज़नेस में शुरू से उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। तो मैं बुलाना चाहूँगा मेरी बेटर हाफ, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन माई लाइफ, माई बेटर हाफ, डॉक्टर पद्मजा। पद्मजा, ओके, यस शी इज़। हाय, नमस्ते, गुड आईएमसी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब सेफ़ हैं और हेल्दी हैं। हम लोग भी यहाँ पे सेफ़ और हेल्दी हैं और लॉकडाउन स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। आप लोग भी लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। और स्पेशली मैं आईएमसी के मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस मुश्किल घड़ी में इस बिज़नेस ने बहुत सहायता की हमारी, और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब जुड़े रहिए इसी बिज़नेस में। और इस बिज़नेस के थ्रू हमने काफ़ी कुछ बहुत मेहनत किया है। बहुत मेहनत के बाद आज हम लोग सिक्योर महसूस कर रहे हैं, और पूरी टीम को और आईएमसी के मैनेजमेंट को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और क्या बोलूँ मैं, आप लोग सब लॉकडाउन पे हैं, हम सब मिल नहीं पा रहे। अभी लॉकडाउन जब ख़त्म हो जाएगा हम सब मिलेंगे ज़रूर आप सभी से। और अभी मैं विदा लेना चाहूँगी क्योंकि मेरी बेटी का ऑनलाइन टेस्ट है। और थैंक यू सो मच, और मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट विशेस है मेरी तरफ से। जुड़े रहिए आईएमसी में, और मिलते हैं तो फिर थैंक यू पद्मजा। वैसे मैं बता दूं आपको कि पद्मजा मेरी वाइफ जो है वो एक बहुत ही सफल डॉक्टर है। शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो वो क्लिनिक अभी फ़िलहाल उसने बंद किया है, अभी नहीं जा रही है लॉकडाउन के चलते। एंड शी हैज़ बीन द बिगेस्ट सपोर्ट मेरे लिए, मेरे बिज़नेस में, और बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प होती है। सो थैंक यू वेरी मच डार्लिंग, थैंक यू सो मच। उन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया है और एक दूसरे के सपोर्ट के बाद ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आप लोग सब जितने भी फैमिली लोग हैं एक दूसरे को सपोर्ट करिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सो साथियों, ये थी मेरी ब्यूटीफुल वाइफ जिसके साथ मैंने इस बिज़नेस को डेवलप किया है। मैं अपनी जो स्टोरी है उसको सक्सेस स्टोरी नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी कुछ भी हासिल किया है। अभी तो मैं अभी भी सीख रहा हूँ, और ये जो जर्नी है बहुत बहुत लंबा है, बहुत बड़ी है, और बहुत सी चीज़ें सीखनी है। साथियों, आज मुझे बहुत खुशी है कि इतने सारे लोगों के साथ में मैं आज रूबरू बात कर पा रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो हमारी इस चर्चा है, जो हम लोग आज बात करने वाले हैं, उसके अंदर आपको भी कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिससे आप भी अपने बिज़नेस को तीव्र गति से आगे बढ़ा पाएंगे। जो लोग अभी जस्ट जुड़े हैं और जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनको मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर अख्तर खानवाला है और मैं हैदराबाद में रहता हूं। मेरी पैदाइश 1979 की है। मैं दाहोद गुजरात के अंदर पैदा हुआ
और मैं बहुत ही एक मध्यम वर्गीय परिवार, एक लोअर मिडिल क्लास जो फैमिली होती है, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। मेरे फादर, मेरे अम्मी और मेरे अब्बा, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और उनके जो आदर्श थे, उनकी जो हमेशा में बातें थी, वो यही रहती थी कि बेटा अच्छा पढ़ाई लिखाई करो, क्योंकि हमने पढ़ाई लिखाई नहीं की है और आज हमारे पास में पैसा नहीं है, तो हमेशा हमें बचपन से यही सिखाते थे। मेरे फादर बहुत मेहनती थे, वो मेरे पैदा होते ही सऊदी अरेबिया चले गए, वहाँ पे उन्होंने 14 साल काम किया, और मेरी मदर ने हमें इंडिया में रह के पाला। मेरी परवरिश और मेरी पूरी पढ़ाई जो है वो नागपुर में हुई है, और मेरी जो मतलब स्कूलिंग है और मेरा कॉलेज है वो सारा मेरा नागपुर में हुआ है। पढ़ाई में मैं ठीक ही था, मैं एवरेज से अबव एवरेज स्टूडेंट था। स्कूल वगैरह में अच्छा परफॉर्म करता था, स्पोर्ट्स वगैरह में अच्छा था, लेकिन जिस स्कूल में मैं जाता था उस स्कूल के अंदर कुछ अच्छे खासे रईस घर के लोग भी रहते थे, बच्चे आते थे, तो उनको देख के मुझे हमेशा उनका बैग देख के, उनकी कंपास बॉक्स देख के, उनके कपड़े देख के मुझे हमेशा लगता था कि यार क्यों ना मुझे भी ऐसे बैग और ऐसी सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। जबकि मेरे फादर ने बहुत मेहनत करके हमें दुनिया की बेस्ट चीज़ें देने की कोशिश की, उन्होंने बेस्ट एजुकेशन दिया, हमें कभी भी कोई भी चीज़ का मोहताज नहीं होने दिया। दिन रात मेहनत की, वो भी सिलाई करती थी, हमारी जो टोपियाँ होती है वो बुनती थी, कपड़े सीती थी, बहुत सारी चीज़ें करती थी, वो भी कुछ ना कुछ काम करती रहती थी, और हमें बेस्ट खाना पीना, बेस्ट न्यूट्रिशन, बेस्ट पढ़ाई देने का उन्होंने हमेशा संभव जो भी उनके अंदर प्रयत्न था वो किया। साथियों, ज़िंदगी ऐसी चल रही थी, सारी चीज़ें बढ़िया थी। मेरे फादर 1994 के अंदर वापस आ गए इंडिया, उन्होंने अपना छोटा सा एक बिज़नेस स्टार्ट किया नागपुर में। ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, पैसा वगैरह सब ठीक था। मतलब कह सकते हैं कि एक जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली का जो सेटअप होता है वो हमारी फैमिली में था। मेरे फादर बहुत मेहनती थे और वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे, और उनके ही कुछ गुण मेरे में भी आए। मैं भी बहुत ज़्यादा हमेशा से एम्बिशियस था, मुझे भी कुछ बड़ा करने की हमेशा से सोच रहती थी। अब हम बात करते हैं 1997 में। 1997 में मैं जब कॉलेज में था, मैंने पढ़ाई में जैसे बताया मैं ठीक था, लोअर मिडिल क्लास अबव एवरेज था मैं। तो हुआ ये कि मुझे साइंस में ठीक नंबर आ गए और मैंने डॉक्टरी लेने का निर्णय लिया। 1997 में मेरा फर्स्ट ईयर जैसे ही कंप्लीट हुआ तो हमें एक बैड न्यूज़ मिली। 1997 में मेरी मदर को पहली बार कैंसर डिटेक्ट हुआ, उनको ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ। उस समय मेजर कोई भी जो हमारा जो प्रणाली है, मतलब जो हमारी हेल्थ चिकित्सा प्रणाली है, वो इतनी ज़्यादा डेवलप, हम लोग सब लोग घबरा गए। हमें लगा कि पता नहीं कैंसर है, अभी तो हमारी मदर जिएगी नहीं। लेकिन से मेरी मदर के उन्होंने कहा इनका इलाज किया जा सकता है, इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके साथ में उनको कीमोथेरेपी वगैरह देनी पड़ेगी और करीब करीब 25,000 रुपये का इनको खर्चा होगा। मेरे फादर के पास में उतने पैसे थे नहीं। उन्होंने अपने रिश्तेदारों के पास में, अपने दोस्तों के पास गए, हाथ फैलाए। कुछ लोगों ने मदद की, कुछ लोगों ने मना कर दिया। ऐसा चला, लेकिन बहरहाल मेरी मदर का इलाज हुआ। और वो जो 1997 में मैंने मेरी मदर की हालत देखी कैंसर के चलते, बहुत बुरी हालत थी उनकी। बहुत ज़्यादा कीमोथेरेपी की वजह से उनका पूरा जिस्म में पूरी फुंसियाँ हो गई थी, बहुत ज़्यादा उनको उल्टियाँ आती थी। ये सारी चीज़ें हुई। मैंने बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने एक तरीके से जहन्नम देखा। बहुत बुरे हाल थे मेरे मदर के। बहरहाल मेरी मदर ठीक हुई, अल्लाह ताला की दुआ थी, उनका सेहत बेटर होते गई। और उसके बाद में आते हैं हम लोग 2010 के अंदर। 2010 के अंदर मेरी मदर को दूसरी बार कैंसर डिटेक्ट हुआ। 2010 में जब मेरी मदर को दूसरी बार कैंसर डिटेक्ट हुआ, हम लोग फिर से बहुत ज़्यादा मायूस हो गए कि भाई फिर से कैंसर आया है। हमारी
जो डॉक्टर जो हमारी मदर को ट्रीटमेंट दे रहे थे, उन्होंने फिर से उनको ट्रीटमेंट दिया, फिर से कीमोथेरेपी वगैरह दी गई, मेरी मदर फिर से ठीक हो गई। ये सब के चलते, ये एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है। उसके बैक में, बाजू में और एक स्टोरी है जो मेरी पर्सनल लाइफ की है, जो मतलब मेरी साथ में घटित हुई। 1997 में मैंने फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया, कॉलेज हो गया मेरा 2004 के अंदर, और मैंने एक कंपनी में ज्वाइन किया, एक कॉरपोरेट कंपनी, जहाँ पे मैं एज अ बिज़नेस हेड ज्वाइन किया मैंने वहाँ पे। मैंने उनके साथ में काम किया और 2006 के अंदर मैं हैदराबाद आ गया। 2006 में मैं हैदराबाद आया। मैं यहाँ हैदराबाद में काम कर रहा था, जॉब कर रहा था मैं एक कंपनी के साथ में। उस कंपनी का नाम है बैक्सन होम्योपैथी क्लिनिक। बहुत फेमस ग्रुप है, होम्योपैथिक के बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके साथ में मैं काम कर रहा था। 2006 के अंदर मैंने कुछ समय उनके साथ काम करने के बाद में, क्योंकि मेरे सपने बड़े थे, मैंने उनका साथ छोड़ के मैंने अपनी खुद की क्लिनिक स्टार्ट की। 2007 के अंदर मैंने अपनी क्लिनिक स्टार्ट की हैदराबाद में। और तभी मेरे जीवन में पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग ने प्रवेश किया। मेरा एक डॉक्टर फ्रेंड था, उसने मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी, अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, एमवे, उसकी मीटिंग में लेके गया। और उस मीटिंग में मैं गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं बैठा था, हज़ारों लोग बैठे हुए थे। मैंने देखा स्टेज के ऊपर अमेरिका से कोई 2 डॉक्टर आए थे, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि अरे वाह, बहुत बढ़िया है ये बिज़नेस तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने ज्वाइन किया। कुछ दिन मैंने उनके प्रोडक्ट्स अपने पेशेंटों को दिए और उसके बाद में मेरे दिमाग से वो निकल गया, क्योंकि मैं जिसको भी बोलता था वो मना करता था, जुड़ता नहीं था। तो मैंने वो बिज़नेस छोड़ दिया। फिर से मेरे जीवन में 8-9 महीने के बाद में और एक कंपनी आई, वो भी एक अमेरिका की एलोवेरा की कंपनी है, आप सभी लोग नाम जानते होंगे, फॉरएवर लिविंग। मैंने उसमें भी ज्वाइन किया, वैसे ही मस्ती में ज्वाइन किया, कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, अच्छे लगे मुझे। फिर से लेकिन मैंने बिज़नेस पे ध्यान नहीं दिया, रिटेलिंग किया और मैं एक थोड़े से अच्छे लेवल पे पहुंच गया। उसी समय मेरे जीवन में और एक कंपनी आई और वो कंपनी एक इन्वेस्टमेंट प्लान थी जिसके अंदर पैसा लगाने पड़ते थे और पैसा लगा के आपको कुछ महीने की आपको रिटर्न्स दी जाती थी। मैंने जोश में 2007 में मैं यंग था और खून में भी उबाल थी और मेरे अंदर ये जज्बा था कि मुझे बहुत बड़ा कुछ करना है। तो मैंने वो कंपनी ज्वाइन की और पहले महीने मैंने 10,000 रुपये खुद के लगाए और जैसे ही मंथ एंड हुआ तो मुझे TDS कट के 800 रुपये मेरे अकाउंट में आए। जैसे ही मेरे अकाउंट में 800 रुपये आए तो जिस व्यक्ति ने मुझे जोड़ा था उस कंपनी में, वो मेरे पास में आया। उसने कहा कि देखो भाई, तुमको 800 रुपये आए होंगे। तो मैंने देखा, मैंने कहा हाँ भाई, मुझे 800 रुपये आए हैं। तो बोले कि यार फिर क्या है, काम चालू करो, लेफ़्ट राइट लगाओ और बस फिर देखो धमाल हो जाएगा। फिर मैंने उसकी बात सुनी नहीं, मैंने कुछ भी काम नहीं स्टार्ट किया, लेकिन मैंने अपने परिवार का पैसा लगा दिया, 20,000 रुपया। फिर 1 महीना बीता, फिर वहाँ से पैसे कुछ आने शुरू हुए। मतलब कि क्या हुआ साथियों कि 2007 के अंदर मैं गलत कंपनी में घुस गया और 2-3 महीने मुझे पैसे आए। उसके बाद में मैंने लोगों को बताना स्टार्ट किया, मैंने अपने पेशेंट्स को बताना स्टार्ट किया, मैंने अपने परिवार में चाचा, मामा, ताया, बाकी जितने भी मेरे दोस्त बिरादर थे सबको मैंने बताना शुरू किया। और हुआ ये कि बिज़नेस बहुत बड़ा हो गया। 6-8 महीना कंपनी चली और वो कंपनी भाग गई। जब भाग गई तो सारे जितने लोगों ने पैसे लगाए थे वो सब मेरे वहाँ पे आ गए कि भैया हमारा पैसा क्या हुआ। मैंने कहा कि भाई मेरे पास में तो पैसा नहीं है, कंपनी चली गई, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि नहीं, आपने पैसा लगवाया है, अब आप जिम्मेदारी लीजिए। मैंने कहा कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। बहरहाल साथियों, कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा हुआ और ऐसा कर कर के मैं और एक कंपनी में गया, फिर और एक कंपनी में फंसा और एक कंपनी में फंसा। मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है? आप लोग आवाज़ सुन पा रहे हैं? कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आवाज़ ठीक नहीं आ रही है। अगर मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही तो आप एक बार अपना वॉल्यूम बढ़ाइए।
मेरी अगर आवाज़ ठीक आ रही है तो येस लिखिए, अगर नहीं आ रही है तो नो लिखिए प्लीज़। मेरी आवाज़ आप लोग सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो येस लिखिए, अगर नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नो लिखिए। ओके, थैंक यू। तो साथियों, ऐसे ही चलते गया। 2007 में जो मैं इन्वेस्टमेंट कंपनी में जो एंटर हुआ था, साथियों ये एक दलदल है और उस दलदल के चलते मैं करीब 4 साल इस दलदल में फंसा रहा। एक कंपनी छोड़ता, दूसरी कंपनी में जाता, दूसरी कंपनी छोड़ता, तीसरी में पैसे डूबते, चौथी से पाँचवीं, ऐसा करते 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 पता नहीं कितनी कंपनी कर ली और मुझे खुद को होश नहीं थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। साथियों, ये समय मेरे जीवन का सबसे बुरा समय था। मेरे पैसे डूबे, मेरे परिवार के पैसे डूबे, मेरे दोस्तों के पैसे डूबे, मेरे जानकार लोगों के पैसे डूबे और पैसों के साथ साथ मेरी इज्जत की मतियाँ पलीत हो गई। कोई भी लोग मेरे पर विश्वास नहीं करते थे, लोग मेरे मजाक उड़ाते थे, लोग हेलो, हाँ जी, ठीक है। ओके साथियों, टेक्निकल ग्लिच था थोड़ा सा। तो मैं ये बोल रहा था कि पैसे तो डूबे ही डूबे साथियों, लेकिन साथ में मेरा इमेज ख़राब हो गया, मेरा स्टेटस ख़राब हुआ, बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चले गया, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके चलते मेरी पूरी प्रैक्टिस बैठ गई, मैंने प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दिया, मेरी पूरी प्रैक्टिस बैठ गई और एक समय ऐसा आ गया था जहाँ पे मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले गया था कि मैं लिटरली सुसाइड करने के लिए मैंने प्रयत्न किया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरी अम्मी जो ऑलरेडी कैंसर से जूझ रही थी, लड़ रही थी, वो बेचारी परेशान थी। मेरे अब्बा बेचारे जो ऑलरेडी अपने परिवार को नागपुर में संभाल रहे थे, वो भी परेशान थे मेरी स्थिति को लेके। 2011-12 में अंतिम मैंने कंपनी की इन्वेस्टमेंट की और मैंने फिर कान पकड़ लिए। मैंने हाथ जोड़ लिए कि मैं कोई MLM नहीं करूँगा। ये MLM सारा बकवास होता है, इसमें लूट होती है, इसमें लोगों को ठगा जाता है, इसमें लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, बर्बाद होती है। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में बैठ गई थी। मैंने संन्यास ले लिया था MLM से। मैंने ये समझ लिया था, ये सोच लिया था कि आज के बाद में मैं किसी भी कंपनी में अपने आप को एनरोल नहीं करूँगा। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, प्रकृति को, नेचर को कुछ और मंजूर था। 2010 में मैंने जैसे बताया कि मेरी मदर को कैंसर ने दूसरी बार अटैक किया, उनका इलाज चला, वो ठीक हो गई। लेकिन 2013 में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके वजह से मुझे फिर से IMC में या MLM को चुनने का मौका मिला। 2013 में मेरी मदर को 3rd टाइम कैंसर डिटेक्ट हुआ और जो डॉक्टर मेरी मदर को ट्रीट कर रहे थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे नागपुर बुलाया। नागपुर गया मैं, उन्होंने अपने केबिन में मुझे बिठाया और मुझे ऐसी बात कही जिसको सुन के मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि बेटा अभी आप तैयारी कर लीजिए, आपकी मदर के पास ज़्यादा समय नहीं है। ये बात सुन के मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि जिस माँ ने मुझे 14 साल बिना बाप के, एक माँ का ही प्यार नहीं, एक दोस्त का प्यार दिया, एक दोस्त का सहारा दिया, दिन रात मेहनत करके जिस माँ ने हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए, वो अभी हमारे बीच ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली थी। ये बात सुन के मुझे बहुत रोना आया। लेकिन
मैं क्या करता, घर का बड़ा था मैंने आंसू पहुँचे, मेरे अम्मी अब्बा घर के बाहर बैठे हुए थे, डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर बैठे हुए थे। मैं बाहर गया और मेरी अम्मी को गले से लगाया, बहुत तेज़ उनको कस के मैंने उनको गले लगा के उनको कहा कि अम्मी, डॉक्टर कह रहे हैं कि फिर से कैंसर, लेकिन घबराने की बात नहीं है, जैसे पहले तुमने कैंसर को पराजित किया है फिर से तू जीतेगी। और हम लोग घर चले गए। ये सितंबर 2013 की बात है। साथियों, मैं वापस हैदराबाद आ गया, लेकिन मेरे जहन में वही बातें चल रही थी कि पता नहीं कब मेरी अम्मी की बैड न्यूज़ आएगी। डॉक्टर ने मात्र 2 महीना दिया है। नवंबर का मैंने अपने दिमाग में फिट कर लिया था कि नवंबर मेरी अम्मी हमें छोड़ के चली जाएगी। साथियों, मैं बता दूं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात कि मेरी एक 16 साल छोटी बहन है और 3 साल छोटा भाई है। मेरे भाई की 2013 मई में शादी हुई थी, नई शादी हुई थी। उसका घर अभी बसा ही नहीं था और उसको ये भी नहीं पता था कि डॉक्टर ने मेरी मदर के लिए ऐसा कुछ बोला है कि 2 महीने में वो गुजर जाएगी। बहरहाल सितंबर में मुझे एक देवदूत का फ़ोन आता है, और मैं उनको देवदूत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका अगर फ़ोन नहीं आता तो मैं आज आईएमसी में नहीं होता। वो देवदूत का नाम है मेरे अपलाइन, मेरे दोस्त, मेरे भाई डॉक्टर आनंद बाजपेयी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उनको पता चला था कहीं से कि मेरी अम्मी की तबीयत बहुत सीरियस, और उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने कहा कि अख्तर, मैं जानता हूँ कि तेरी अम्मी की तबीयत बहुत सीरियस है, तो एक काम कर, ये आईएमसी के कुछ प्रोडक्ट्स है, श्री तुलसी है, एलोवेरा है, हिमालयन बेरी है, वीट गोल्ड है, ये गौमूत्र है, ये तेरी अम्मी को दे। मैंने उनको कहा, यार डॉक्टर साहब आप ये सब छोड़ो यार, मुझे ये सब चीज़ में विश्वास नहीं है, ये सब हर्बल प्रोडक्ट कुछ काम नहीं करते। अरे इतना बड़ा डॉक्टर, MD MS, इतना बड़ा अमेरिका रिटर्न डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया है तो ये हर्बल प्रोडक्ट क्या करेगा। लेकिन उन्होंने मुझे प्रेशराइज़ किया। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तुझे देना पड़ेगा, तेरे पास में अभी कुछ भी नहीं बचा है, दे क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने प्रोडक्ट्स भिजवाए मुंबई से। मैंने अपनी अम्मी को प्रोडक्ट देते ही मैं ज़बरदस्त सुधार देखा। उनकी जो पीड़ा थी, उनकी जो तकलीफ़ थी, वो दिन ब दिन कम होने लगी। साथियों, मेरी अम्मी की हालत वो थी कि वो 4th स्टेज कैंसर में थी। उनके हर एक चुका था, स्पाइन से लेके, लिवर से लेके, किडनीज, लंग्स में, यूटरस में, सब जगह कैंसर था। वो चल नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, उठ नहीं पाती थी, बहुत हालत ख़राब थी उनकी। लेकिन जैसे ही मैंने आईएमसी के प्रोडक्ट्स दिए, उनकी सेहत में सुधार हुआ। मैं हैदराबाद में बैठे बैठे दिन गिने जा रहा था मुझे, क्योंकि आईएमसी के प्रोडक्ट्स पे इतना भरोसा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए, मुझे प्रोडक्ट्स के ऊपर विश्वास होने लगा, और वो प्रोडक्ट के विश्वास के चलते मैंने अपने क्लिनिक में आईएमसी के प्रोडक्ट्स देना शुरू किया। मेरे पेशेंट्स ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। लोग सामने आके पूछ के प्रोडक्ट्स मांगते थे, कहते थे कि हमें हरा डब्बा चाहिए तुलसी का, हमें एलोवेरा चाहिए, ऐसा होने लगा। बहरहाल किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैंने आईएमसी अभी तक ज्वाइन नहीं किया था। मैं सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा था अपने अम्मी के लिए और अपने पेशेंट्स के लिए। डॉक्टर बाजपेयी को बोलता था, वो डॉक्टर बाजपेयी मुंबई से प्रोडक्ट्स भेजते थे। 2014 में जनवरी में एक फिर मेरे घर से रात में 12:30 बजे मैं घबरा गया। वो फ़ोन उठाया मैंने जैसे ही फ़ोन पे हेलो बोला, सामने से मेरी अम्मी की आवाज़ सुनाई दी, और वो रोए जा रही थी। बिना रुके रोए जा रही थी और बोल रही थी एक ही बात कि बेटा घर आ जा, बेटा नागपुर आ जा। मैंने कहा, अम्मी 12:30 बजे रात के, क्या हो गया है? आप मुझे अभी क्यों कॉल कर रहे हो? क्या हो गया है, बताइए। मैंने बोला, छोटा भाई ठीक है। मैंने बोला, आपकी तबीयत ठीक है? वो बोला, बेटा बस घर आ जा। मैंने बोला, हुआ क्या है? भाई को फ़ोन दे। बोले, भाई नहीं है यहाँ पे, वो अस्पताल में गया है। मैंने बोला, हुआ क्या? उन्होंने कहा कि तेरे अब्बा को हार्ट अटैक आया है, बस तू घर आ जा। बस उन्होंने इतना ही कहा। मैंने आंखें बंद की। मैंने ईश्वर से यही प्रार्थना की कि कुछ भी हो जाए, मेरे अब्बा को बचा लेना। मेरे काका का फ़ोन आया, मेरे जो अब्बा के बड़े भाई हैं उन्होंने फ़ोन किया। उन्होंने कहा, बेटा तू जल्दी से निकल वहाँ से,
मैंने कहा कि अब्बा है कि गए, इतना ही पूछा। वो बोले बस बेटा आ जा, अब्बा नहीं रहे। रात में 12:30 बजे, मेरे पास पैसे नहीं थे उस समय। कि मैं टैक्सी करा के चले जाऊं, और इसके चलते मैं सही समय पे नहीं पहुंच पाया घर, और मैं अपने अब्बा के जनाजे को कंधा भी नहीं दे पाया। मैं उनको आखिरी समय भी नहीं देख पाया। मैं गया घर, मैं अम्मी को गले लगा के मैं खूब रोया। उनको सॉरी बोला मैंने उनको कि भाई मैं बड़े बेटे का फ़र्ज़ नहीं निभा पाया, मैं अब्बा के जनाजे को कंधा नहीं दे पाया, मैं उसके लिए सॉरी। और मैं अम्मी को मिलके तुरंत मेरे अब्बा के जो कब्र थी वहाँ गया, और वहाँ पे बैठ के मैं खूब रोया। और अपने अब्बा को सॉरी बोला। मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि मेरे वजह से जो मैंने काम किए हैं, उनके वजह से उनको टेंशन में बेचारे वो चल बसे। जो मैंने गलत कंपनियों में जुड़ने के, मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे वजह से टेंशन में है, और उनको वो चल बसे। तो मैं खूब उनको रोया, माफ़ी मांगी मैंने उनको कहा। और मैंने एक ही बात कही कि अब्बा आज पैसे के वजह से आज हमारे परिवार की स्थिति ऐसी है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी आपके परिवार को पैसे के वजह से कभी भी ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। और मैं वहाँ से चल पड़ा। जैसे ही घर आया मैं, जैसे ही हम लोग सेटल हो रहे थे, 2-3 दिन बीते कि बैंक से कुछ लोग आए और उन्होंने हमें बताया कि आपके फादर का बैंक में कुछ लोन है, और ये जो घर है जिसमें आप रह रहे हैं वो मॉर्गेज है वो घर, और कुछ 7-8 महीने से EMI नहीं भरी गई है, तो इस वजह से हम लोग इसको घर को कॉन्फिस्टिकेट कर देंगे अगर आप ये EMI नहीं भरते हैं। तो मेरा माइंड जो है ब्लॉक हो गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ मैं ऑलरेडी अपने डिप्रेशन से लड़ रहा था, मैं अभी धीरे धीरे बाहर निकल रहा था, मैं अपनी लाइफ को सेटल कर रहा था। एक तरफ मेरी माँ थी जो कैंसर से लड़ रही थी। 2 दिन पहले मेरे अब्बा गुजर गए अचानक। अब ये नया एक टेंशन कि ये घर भी चले जाएगा, मतलब मेरी अम्मी के, मेरे भाई, मेरी बहन के घर से छत चले जाएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं ईश्वर को, अल्लाह को मैं बोल रहा था, दुआई मैं मांग रहा था कि भाई क्या हो रहा है हमारे साथ में, ऐसा क्यों हमारे साथ में ऐसा कर रहा है, हमारे साथ में क्यों हो रहा है। लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था साथियों। ईश्वर कुछ मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कुछ और प्लान कर रहा था। इस वजह से मुझे ये सारी तकलीफ़ें आ रही थी, मुझे ऐसा लगता है। कुछ दिन बीते, मैं बहुत टेंशन में था। कुछ दिन बीते और एक देवदूत का मुझे फ़ोन आया, और उस देवदूत का नाम है मिस्टर प्रेम कुमार। मिस्टर प्रेम कुमार कोहिनूर जो है हमारे कंपनी के, उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने मेरे से बात की। उन्होंने कहा कि भाई मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ है, मेरे साथ में काम किया था। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अख्तर एक ही काम करो, आपको इस स्थिति से बाहर निकलना है तो एक ही ज़रिया है, एक ही तरीका है, आपको IMC करना चाहिए। मैंने उनको कहा भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये MLM के चक्कर में मैं वैसे ही बहुत बुरा फंसा हूँ, मैंने बहुत बड़ा जहन्नम देखा है, मैं और कुछ नहीं मैं और वापस इसमें नहीं है इंटर होना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि यार कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लो, आप आइए, हम लोग मिलकर अच्छा करेंगे, ये ऐसी कंपनी नहीं है, ये बहुत अच्छी कंपनी है। तो
मैंने उनकी बात नहीं मानी, कुछ दिन तक टालता रहा, मैं उनको टाल मटोल किया, लेकिन मन में यह था कि कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकलना है, कुछ तो करना पड़ेगा, घर पे बैठ नहीं सकते और परिवार को ऐसा नहीं छोड़ सकते। बहरहाल बहुत मनाने के बाद में डॉक्टर वाजपेयी जी 14 मई 2014 को, होली का दिन मुझे आज भी याद है, वो हैदराबाद आए। उन्होंने मुझे प्लान दिखाया। प्लान क्या दिखाया? डॉक्टर वाजपेयी को उस समय प्लान नहीं मालूम था, कुछ भी नहीं मालूम था उनको। उन्होंने मुझे प्लान दिखाया, डेमो दिखाए। उन्होंने एक जो पानीपुरी की जो प्लेट होती है थर्माकोल की, वो लिया, उसमें पानी डाला, उसमें 4 बूंद तुलसी के डाले और उसमें गड्ढा हो गया। डॉक्टर वाजपेयी ने बोला कि बेटा ये तुलसी पानीपुरी की प्लेट में गड्ढा कर देती है, लेकिन तेरे जेब के अंदर जितने गड्ढे हैं वो सब भर देगी। मैंने बोला यार कमाल है, ये बात तो बढ़िया है। चलो वो डेमो देख के अच्छा लगा। फिर उन्होंने दूसरा डेमो दिखाया, पानी में जो बिटाडिन वाला करते हैं, तो उन्होंने पानी बिटाडिन डाला और उसके अंदर एलोवेरा डाला, एलोवेरा का रंग चेंज हो गया। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये एलोवेरा पानी का अंदर बेटाडिन का रंग जो है वो निकाल देता है, लेकिन ये एलोवेरा तेरे जीवन को रंगीन कर देगा। मैंने कहा वाह जी वाह, क्या बात है। तो मैंने 2014 में डॉक्टर वाजपेयी जब आए, उन्होंने प्लान दिखाया, तो मैंने यस बोला। मैंने शुरुआत की काम करना, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक वहम था, मेरे मन में एक ये थी कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तुरंत हमने गए हम लोग डॉक्टर वाजपेयी के साथ में, एमडी साहब के साथ में पास गए हम लोग, प्रेम जी और मैं एमडी साहब के पास गए, श्री सत्यनारायण भाटिया जी के पास में। वहाँ गए, उनसे बात की, और उनसे बात ये की, मैं जब यहाँ पे आईएमसी स्टार्ट करने वाला था तो मैं गया था उनसे सेटिंग मांगने के लिए। मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ आपसे, बिल्कुल दिल से बात कर रहे हैं हम लोग। तो मैं गया था सेटिंग मांगने, जिस कंपनियों में मैं पहले, तो वहाँ पे सेटिंग वेटिंग चलती थी। डॉक्टर वाजपेयी को, प्रेम जी को बोला कि भैया कुछ सेटिंग दिलवा दो। तो डॉक्टर वाजपेयी बोले भैया कुछ नहीं मिलता यहाँ पे, और यहाँ का जो एमडी है वो थोड़ा सा दिमाग का बहुत मतलब उठारा आदमी है, वो कुछ देता नहीं है। मैंने बोला तुमको मांगना नहीं आता है। तो प्रेम जी ने कहा भैया तू मांग लेना, तेरे को मिल जाएगा तो हमको भी मिल जाएगा। तो गए हम एमडी साहब के पास में, बैठे, मैंने उनको पूरा अपना रिज्यूमे बताया। मैंने लंबी लंबी बातें बताई कि मैंने 2007 से 2011 तक मैंने ये काम किया है, इतना किया है, वो किया है, ऐसी टीम है, वैसी टीम है, ये देखो मेरे को इतना पे आउट आता है। तो सत्यन भाटिया जी बैठे बैठे अपनी कुर्सी पे ऐसा हाथ घुमा घुमा के सुन रहे थे, मुस्कुरा रहे थे अंदर। और उसके बाद में मेरी सारी कहानी ख़त्म हो गई, तो उन्होंने एक ही बात बोली कि डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया है, एक काम कीजिएगा, आप हमारे कंपनी का सूप बहुत अच्छा है, सूप पी के जाइएगा। चलो जैसा उन्होंने ऐसा बोला तो मेरा तो दिमाग खनक गया। मैंने बोला यार ये रुकने को बोल रहा है कि जाने को बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ये मतलब मेरे लिए समझ लो कि उन्होंने एक भिगो के मेरे को दे दिया। चलो एनीवेज, एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई कि ये बंदा ईमानदार है और ऐसा कोई कार्यक्रम है नहीं यहाँ पे, जो भी होगा ईमानदारी से करना पड़ेगा अगर करना है तो। और मैंने जब स्टार्ट किया था आंध्रा तेलंगाना में, तो ना मुझे लैंग्वेज आती थी, ना यहाँ पे कोई स्टोर था, ना यहाँ पे कोई एएम था, ना यहाँ पे कोई किसी प्रकार का ब्रोशर था, कुछ भी नहीं था। ज़ीरो से स्टार्ट किया, बहुत सारी परेशानियाँ थी, फिर भी हमने स्टार्ट किया। मेरे दोनों अपलाइंस ने मुझे बहुत मदद की, मेरी पूरी टीम ने मेरा सहयोग दिया। हम लोगों को 20-20, 25-25 दिन प्रोडक्ट आने में लगते थे, और उसके चलते भी हमने काम किया। और आज देखिए आज मेरी इतनी बड़ी टीम हो गई है। बहरहाल डॉक्टर वाजपेयी और प्रेम जी के साथ में मैं जब मिला था सत्यन जी के पास, तो मेरा आधा मन बना था, मतलब आधा मेरा मन था कि मैं काम करूँगा। उसके बाद में और एक बहुत बड़ी घटना हुई मेरे साथ में 2014 अगस्त के अंदर। 2014 अगस्त में कंपनी फाइनेंशियल फ्रीडम डे मनाती है। उस दिन मुझे एक बार कंपनी जाने का मौका मिला, और जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने हमारी कंपनी की जो लॉबी है, जो भी अगर आप लोग ऑफिस गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो हमारी एंट्री है वहाँ पे, तो उस समय नया नया कंपनी का ऑफिस बन रहा था, और 15 अगस्त के दिन कंपनी फाइनेंशियल फ्रीडम डे बनाने वाली थी। तो मैं वहाँ पे गया,
और मैं देख रहा था कि सब लोग काम कर रहे हैं, और वहाँ पे एक बूढ़ा सा व्यक्ति हाथ में ऐसा एक पट्टी बांध के दूसरे हाथ में कपड़े से कुछ साफ कर रहा है, विंडो वगैरह, बूढ़ा सा। मैं उनको दूर से देखा, मुझे ऐसा लगा कि यार ये कंपनी कैसी है यार, इतना बूढ़ा व्यक्ति है, शाम का 7 बजे का समय है और बेचारा कपड़ा लेके हाथ में साफ कर रहा है और हाथ भी टूटा हुआ है। मन में मेरा ऐसा ख्याल आया, मुझे पता नहीं था कि वो कौन है। अगले दिन जब सेमिनार स्टार्ट हुआ और जो एंकर थे उन्होंने ये अनाउंस किया कि अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी हमारे माननीय फाउंडर चेयरमैन श्री डॉक्टर अशोक भाटिया जी को। तो पीछे से जो व्यक्ति सामने आए, मैंने देखा वो तो सेम वही आदमी है जो कल मैंने देखा था, हाथ में पट्टी बंधी है और साफ़ सफाई कर रहा था। तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मैंने कहा यार, कंपनी का चेयरमैन फाउंडर, कल मैंने देखा 7 बजे ऑफिस चालू होने वाली तो खुद ही झटक रहा है, साफ़ सफाई कर रहा है। तो मैंने कहा यार कितना मेहनती आदमी है यार। बस मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया कि भैया अपने को इसी में काम करना है। मतलब सत्यन जी से मिला तब मैंने आधा मन बनाया, और जिस दिन मैंने डॉक्टर अशोक भाटिया जी को देखा खुद मेहनत कर रहे हैं, उनका हाथ टूटा हुआ था, तब भी मैंने कहा कि यार ये बॉस, ये सही कंपनी है, ये ज़बरदस्त कंपनी है, इसके अंदर काम शुरू करना है। बस मैंने तेज़ी पकड़ी। साथियों, दिसंबर 2014 में मैं चेयरमैन बना। मेरा 2 लाख रुपए का पे के बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं है। साथियों, आज इस कंपनी से मैं करीब करीब 6 करोड़ रुपए कमा चुका हूँ। 6 करोड़ रुपए ऑन पेपर मैं कमा चुका हूँ। मैंने अपने जीवन की जो पहली मेरी ड्रीम कार थी BMW, वो ख़रीदी 2017 अक्टूबर के अंदर। मैंने अपना घर बनाया, जिस घर में आज मैं रह रहा हूँ, उस घर के ये जो घर ख़रीदा है, ये IMC के पैसों से ख़रीदा है। एक बार थोड़ा सा आपको मैं झलक दिखा देता हूँ। ये मेरा घर है, पूरे रूम्स में नहीं जाऊंगा लेके मैं आपको। तो ये घर भी जो है मैंने IMC के पैसों से बनाया हुआ है। मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ खरीदी, मैंने ज़मीनें खरीदी, मेरा बैंक बैलेंस आज बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ IMC की वजह से हुई। समझ लीजिए कि जब मैं डॉक्टरी पेशे में था तो मेरे पास में 2 व्हीलर था, टूटा फूटा स्कूटर था। आज मेरे पास में 2 गाड़ियाँ हैं। मैंने कितनी पता नहीं विदेशों की टूर की है। मैं कई बार बैंकॉक, मलेशिया, थाईलैंड, आपका दुबई, चाइना, पता नहीं कितनी जगह मुझे IMC लेके गई है। और ये सारी चीज़ें हो पाई है सिर्फ़ और सिर्फ IMC के वजह से। IMC ने मुझे हर चीज़ दी है, आज मान सम्मान दिया है, आज जो भी है वो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरे मैनेजमेंट का। 2014 में जब मैं चेयरमैन बना तो काफ़ी सारी चुनौतियाँ थी। मैं तेलुगु नहीं जानता था, मैंने तेलुगु सीखी, मैंने यहाँ पे टीम फॉर्म की, फिर मैंने बिहार में टीम स्टार्ट की। रमन जी हमारे बिहार के सबसे टॉप लीडर, वहाँ पे उनके साथ में काम स्टार्ट किया। मैंने महाराष्ट्र में काम स्टार्ट किया, मैंने उड़ीसा में काम स्टार्ट किया, मैंने अलग अलग राज्यों में काम स्टार्ट किया। आज कम से कम 22 राज्यों में मेरा काम है और मुझे बहुत गर्व है और बहुत लीडरशिप है, अपने आप काम कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। पिछले साल का जो मेरा चेक था, जो पिछले साल का जो मैंने अर्निंग किया है, वो करीब 1 करोड़ 8 लाख रुपए का है, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का। उसके पहले का जो था मेरा वो करीबन 96 लैक्स का था 2018-19 का। उसके पहले का जो था मेरा वो था 1 करोड़ 20 लैक्स का था उसके पहले का। मतलब अब याद भी नहीं है कि कितना पैसा आया हुआ है, बस 5 तारीख होती है और कुछ लाख रुपए अकाउंट में गिर जाते हैं। तो साथियों, IMC के वजह से आज पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, नाम, शोहरत, ये सारी चीज़ें मिल रही है। बस मैं आप सबसे एक ही बात कहूँगा कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी है। आज अगर आप देख रहे हैं कि जितने भी पीछे जितने भी सक्सेस करोड़पति जितने भी आए थे, उनको अगर आप देखेंगे, उनके चेहरे पे एक चमक थी, उनके चेहरे पे एक तेज था, उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। तो मैं आपको एक पंक्ति सुनाना चाहूँगा कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। तो आज जो मुस्कुरा रहा है उसके सक्सेस के पीछे दर्द है बॉस।
मेरे भी सक्सेस के पीछे दर्द है। तो जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पैरों में छाला होगा। सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती मेरे दोस्तों, जो जलेगा उसी दिए तले उजाला होगा। जलना पड़ेगा। अगर आप अपने घर में उजाला चाहते हो, अगर आप आपके टीम के अंदर उजाला चाहते हो, तो आपको जलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं मिलने वाला। आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। आज मैंने जो भी प्राप्त किया है आईएमसी के वजह से, वो उसके अंदर कड़ी मेहनत है, परिश्रम है। हम लोग 20-20, 25-25 दिन अपने घर से बाहर रहे हैं। 20-20, 25-25 दिन बाहर रहा हूँ मैंने जब काम आईएमसी काम स्टार्ट किया था, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं स्टेशनों पे सोया हूँ, मैंने जनरल डिब्बों में ट्रैवल किया है, मैं बाथरूम रेलवे के अंदर बोगी के बाथरूम के पास मैंने 25-25 घंटे की जर्नी की है मैंने साथियों। और इस वजह से आज मैं फ़्लाइटों में घूम पा रहा हूँ। सभी की स्टार्ट ऐसी ही होगी। अगर आप भी आज नए जुड़े हैं, अगर आप भी आज नए नए जुड़े हैं, तो आपके साथ भी ये हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही होगा। हम सबकी स्टार्ट ऐसे ही हुई थी। आप प्रेम जी की ले लीजिए, डॉक्टर वाजपेयी जी की ले लीजिए, जितने भी आप टॉप आपके लीडर्स हैं, सभी की शुरुआत ऐसी ही थी। पैसा नहीं था किसी के पास में, किसी ने कुछ जुगाड़ किया, किसी ने कुछ किया। हमने कैसे कैसे हमने बसों में ट्रैवल की है, हमने कैसी कैसी जर्नी की है, और आज भी कर रहे हैं हम लोग, और आज कर रहे हैं, पहले किया था और आज भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वजह से आज ये लेवल पे पहुँचे हैं, और इसी वजह से हमको आज लोग लाइव फेसबुक पे सुन रहे हैं या देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा हमने कुछ काम किया, अभी तो बहुत काम करना है। आईएमसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें, उपलब्धियाँ हासिल करनी है, बहुत सारा काम करना है। लेकिन साथियों, मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ ये वीडियो से, कि रुकना नहीं है, थमना नहीं है। आज कोरोना आ गया है, लोग उदास बैठे हुए घर के अंदर, लोग घबरा के बैठे हुए हैं। अरे क्या हो गया, कोरोना आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लोग थके से, मांदे से, बिल्कुल टेंशन में, उदास से बैठे हुए हैं। और जब भी मैं उदास होता हूँ तो मुझे एक लाइन बहुत ज़्यादा ऊर्जा देती है। वो लाइन आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि जिस मिट्टी ने लहू पिया है फूल खिलाएगी ही, जिस मिट्टी ने लहू पिया है फूल खिलाएगी ही, तुमको तेरी मंजिल से वो मिलवाएगी ही। और अधिक ले जांच, देवता इतने क्रूर नहीं, थक के बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं, मंजिल दूर नहीं, मंजिल दूर नहीं है, थक के बैठिए मत। अरे भाई साहब, जहां आपने इतने प्लान दिखाए हैं, इतने लोगों को आपने होम मीटिंग दी है, इतना कैनोपी लगाई है, इतना रिटेलिंग किया है, तो आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, आपको सफलता मिलनी तय है। और अगर ईश्वर आपको आज कुछ भी चुनौतियां दे रहा है, तो वो आपको टेस्ट कर रहा है सिर्फ। अगर आपको टीम में लोग छोड़ के जा रहे हैं, आपकी काम अगर आज नहीं चल रहा है, लोग आपको रिजेक्शन दे रहे हैं, आपको ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, तो घबराइए मत। ईश्वर आपको टेस्ट कर रहा है, आपका पुरुषार्थ चेक कर रहा है, आपको टेस्ट कर रहा है पुरुषार्थ कि ये बंदे के अंदर दम है कि नहीं, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी हुई उपलब्धियां देने वाला ईश्वर। तो आपको इस बिज़नेस को करना है। 6 साल दीजिए साथियों, 6 साल, 6 ईयर्स दे दीजिए, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक दिन करोड़पति क्लब के मेंबर होंगे। ये 100% होगा साथियों। जितने भी हमारे टॉप लीडर्स हैं, वो लोग ऐसे ही करोड़पति क्लब में नहीं आए, सभी को समय लगा है। किसी को 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लगे। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने प्यार से मुझे सुना, और मेरी कहानी से भी और दर्दनाक कहानी होगी, मेरी कहानी से भी और बेबसी वाली कहानी हो सकती है, वो आपकी हो। उसी कहानी को जो है, वो जो आपके जीवन में जो दर्द है, उसी को आपको मोटिवेशन बनाना पड़ेगा, उसी को आपको प्रबलता से पकड़ आपका सूत्र बनेगा। अगर आपके जीवन में तकलीफ़ है, तो वो तकलीफ़ को एब्जॉर्ब करके लेके बैठ मत जाइए घर में। वो तकलीफ़ को, वो पीड़ा को, वो चुनौती को अपना हथियार बनाइए। निकल जाइए मार्केट के अंदर, निकल जाइए फील्ड के अंदर, और दिखा दीजिए इस दुनिया को
कि आपके अंदर कितना पुरुषार्थ है। ये कोरोना से मुझे याद आया कि अभी कोरोना का समय चल रहा है, सभी लोग घबराए हुए बैठे हुए हैं घर के अंदर। लोग अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं कि 15 दिन चलेगा और महीना भर चलेगा और पता नहीं अलग अलग बातें हो रही है। तो कोरोना के एक बात याद आई, एक कविता मुझे याद आई, वो आपके साथ में मैं शेयर करके मैं आप लोगों को इस बात को विराम दूंगा। तो कविता की पंक्तियाँ ऐसी है कि कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना साध। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना साध। मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर ज़मीन से भी फल निकलेगा। भाई साहब, जो आपके इनएक्टिव लोग हैं ना, उनको फ़ोन करो, बात करो, वो बंजर ज़मीन है, वहाँ से भी फल निकलेगा। यही समय है, कोरोना का समय है, घर में बैठे हो, कॉल करो उनको। तो मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर ज़मीन से भी फल निकलेगा। हिम्मत को जुटा, हौसले को आग दे। हिम्मत जुटा, हौसले को आग दे, आज का भी बल निकलेगा। जो फौलाद रूपी कोरोना है ना, जिसने सबकी हवा टाइट करके रखी है, तो हिम्मत दिखाओ, हिम्मत दिखाओ। ये हिम्मत दिखाने का समय है और अपने आप को मजबूत करो। कोरोना को भी हम लोग परास्त कर देंगे साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। तो हिम्मत जुटा, कोरोना को भी आप परास्त कर सकते हो। सीने में एक आग लगा, सीने में एक आग लगा, समुंदर से भी गंगा जल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिशें जारी रख, कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की, कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की। जो आज कुछ बुझा बुझा बंद सा है, कल फिर चल निकलेगा, कल फिर चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। साथियों, बस इस समय में पॉजिटिव रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, अपनी टीम से संपर्क बनाए रखिए। ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ कीजिए, जूम पे अपने लोगों से बात कीजिए, उनका मनोबल बढ़ाइए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए और जितने भी हमारे टॉप अचीवर्स लीडर्स की सक्सेस स्टोरीज़ है उसको रोज़ देखिए। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग आने वाले समय के करोड़पति बने, कोहिनूर बने और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, यही मेरी दुआ है ईश्वर से। जाते जाते मैं फिर से मेरे सभी टीम मेंबर्स का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बदौलत ही आज मैं ये लेवल पे हूँ। मैं पूरे मैनेजमेंट का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सत्यन भाटिया जी, अशोक भाटिया जी और पूरे जितने भी पूरा परिवार है एडमिन में, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे जितने भी क्राउन प्रेसिडेंट भाई हैं, जितने भी क्राउन प्रेसिडेंट और टॉप 20 के अंदर जितने भी लोग हैं जिनके साथ हम लोग बैठ के चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, मैं उनसे सबसे सीखता रहता हूँ। मैं उनको बहुत मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों की वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ। मैं मेरे दोनों अपलाइन का, डॉक्टर आनंद वाजपेयी और प्रेम जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और हम लोग फिर बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अपने घर में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय। लव यू। गुड IMC।